हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा आई के बारे में समझेंगे। बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जितने फिजिक्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो हम समझने की ट्राई करेंगे। इट इज़ ह्यूमन आई, और इसका जो आगे वाला पार्ट है इट इज़ कॉर्निया। एक तरह का ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें से लाइट ने एंटर करना है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोल रहे हैं। ये रिफ्रैक्टिंग समझ पा रहे होगे, जो लाइट को प्रॉपर बेंडिंग में सपोर्ट करता है। ये मसल सिस्टम है, आइरिस एंड सिलियरी मसल्स ये लेंस को खींच के रखते हैं। खींच के मतलब उसके कर्वेचर को बदल सकते हैं। ये आई लेंस है जिसमें कर्वेचर है इधर इधर, और हम लोग ने मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये वाली मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी या स्ट्रेच हो जाएंगी अकॉर्डिंगली, सो दैट वी कैन चेंज कर्वेचर ऑफ दिस लेंस। दोनों तरफ अरेंजमेंट है, यहाँ भी अरेंजमेंट है और यहाँ भी अरेंजमेंट है। ये आई लेंस है जो हम जिस तरह का हम लेंस जानते हैं, कन्वेक्स इन नेचर है। ये जेली जैसा, एक जेली की तरह लिक्विड फॉर्म होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोल रहे हैं। और जेली फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे हॉलो नहीं होगा, जैसे जेली होती है वैसा वैसा होगा। यहाँ से लाइट एंटर करती है इस वाले पोर्शन से, इस लेंस पे गिरेगी। और लेंस कन्वर्जिंग टाइप है, तो क्या करेगा, वो रेस को झुकाने की कोशिश करेगा इस पर्टिकुलर एरिया में। इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना में नर्व्स होते हैं बहुत सारी, और उन नर्व्स का नाम होता है रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स बेसिकली एक तरह के सेंसर हैं। जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर सेंसर लगा दें कि जो सेंस करता हो अलग अलग चीज़ों को, वैसे ये हमारी एक डिवाइस है, एक तरह का पर्दा है, एक तरह का स्क्रीन है जिसके ऊपर रॉड्स एंड कोन्स हैं। इनका नाम होता है रॉड्स एंड कोन्स। सेंसर हैं छोटे छोटे, बहुत फाइन से सेंसर यहाँ पूरे में हैं। और रॉड्स उन सेंसर को बोलते हैं जो लाइट को सेंस करते हैं, और कोन्स उन सेंसर को बोलते हैं जो कलर्स को सेंस करते हैं। इसका मतलब रेटिना के ऊपर लाइट और कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों सेंस करते हैं। अगर मान लो कि कोन्स किसी के आई में प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड ना हो या प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, तो जब लाइट फॉल होती है तो कलर का डिटेक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है हमें। इसका मतलब हमें दिख तो रहा है क्योंकि रॉड्स तो सही है, बट कोन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें कलर प्रॉपर डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं। इस रेटिना के ऊपर अलग अलग तरह के पॉइंट्स होते हैं, जैसे कुछ येलो स्पॉट्स हैं। ये वो हैं जो सेंसिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, ब्राइट पॉइंट्स हैं। और ब्लाइंड स्पॉट्स वो वाले पॉइंट हैं जहाँ पे इस रेटिना पे सेंसिंग कम से कम होती है या लाइट को रीड उतने अच्छे से नहीं करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे हमारे काम की कौन सी चीज़ है। सिंपल, हमारे काम की चीज़ ये है कि ये पर्दा है जहाँ पे रेस को फोकस होना चाहिए इसके ऊपर, और ये हमारा लेंस है। तो अगर हम नॉर्मल स्टेज में देखें, नॉर्मल ऐसा बोलते हैं कि ह्यूमन आई इज डिजाइंड फॉर द अनस्ट्रेन्ड विजन या नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन का मतलब क्या होता है, आप देखना, अगर हमारी आई बिल्कुल हेल्दी है, 6/6 नॉर्मल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर इसके ऊपर लाइट रे बहुत दूर से आ रही हो ऐसे, तो जब इसके ऊपर फॉल करेगी ना, तो ये आई लेंस इसको कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करके कहाँ पे पहुंचाने की कोशिश करेगा, रेटिना के ऊपर, यहाँ पे। और ये जब हो रहा होगा ना, तो ये मसल्स बिल्कुल अपनी रिलैक्स सिचुएशन में होंगी, ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना ये एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब ना तो ये मसल्स इस लेंस को दबा के रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम करा रही हैं, ना खींच के इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को बड़ा करा रही है। मतलब तुम्हारी आई में कोई भी पेन नहीं होगा, तुम लॉन्गर एंड लॉन्गर टाइम तक देखते रहोगे तब भी, अगर हेल्दी आई है तो। अंडरस्टैंड करना बेटा, अगर हेल्दी आई है तो जब रेस इनफाइनाइट से आएंगी या लार्ज डिस्टेंस से आएंगी तो पैरेलल आएंगी, तब हमारी आई बिना किसी स्ट्रेन के भी यहाँ पे इमेज को फॉर्म करा सकती है। जब यहाँ पे इमेज को फॉर्म कराएगी, यहाँ से वेन्स के थ्रू हम ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ब्रेन इस वाले इमेज को रीड कर लेता है। ध्यान रखना, इमेज का इस रेटिना के ऊपर बनना रिक्वायर्ड है। अगर इमेज यहाँ नहीं बनेगी, कहीं और बनेगी, तो इमेज हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देगी। सो दूर से रेज आ रही हैं, उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है, और वो हमें अच्छे से दिखाई दे रही है। अगर गलती से ये वाली इमेज यहाँ फॉर्म हो जाए तो हम बोलेंगे हमारी आई में एरर है। किस तरह का एरर हम बाद में बात करेंगे। अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो तब भी हमारी आई में एरर है, और दोनों केसेस में इमेज हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी। दिखाई तो देगी, क्लियर नहीं दिखाई देगी। मैं आपको दोनों केसेस समझाता हूँ। सपोज करो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पे इमेज बनेगी तो हमें क्लियर दिखाई देगी। दिस इज द सिचुएशन ऑफ क्लियर इमेज। आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे, दिस इज सिचुएशन ऑफ क्लियर इमेज, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी। पहला केस हो गया। मैं इसी डायग्राम को दोबारा रब करके बनाता हूँ। अगर हमारी आई नॉर्मल नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, तो रेज पैरेलल ऐसे फॉलो हो रही हैं। मान लो वो इमेज यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, यहाँ बना दे रहा है,
इट डज नॉट मीन कि रे रेटिना तक नहीं पहुंचेंगी, रेटिना तक पहुंचेंगी, देखो अभी भी पहुंच रही हैं, बट अब इमेज क्लियर नहीं बन रही है, क्योंकि इमेज तो यहां पे बन रही थी तो हमें ब्लर दिखाई देगा। ऐसे वाले केस में इमेज कैसी होगी? अनक्लियर। अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं डायग्राम बना के, दिस इज दी अनक्लियर इमेज, ये क्लियर इमेज फॉर्म नहीं करेगा। या थर्ड केस हो सकता है कि हमने रे को ऐसे फॉल कराया और इमेज ना दूर बन गई, यहां पे कहीं, यहां कहीं बनने की कोशिश कर रही है। सो बन तो पीछे रही है, बट रेटिना के थ्रू रेज जा रही है ना, तो फोकस कहां पे हो रही है? एक्चुअली रेटिना पे। सच में तो यहां तक रेज नहीं पहुंचेंगी, रेज तो यहां पे रुक जाएंगी, बट दे आर ट्राइंग टू मीट एट दिस पॉइंट। सो यहां पे जो इमेज बनेगी वो क्लियर नहीं बनेगी, वो कैसे बनेगी? ब्लर बनेगी। ऐसे वाले केस में भी आप लिख सकते हैं अनक्लियर इमेज। तो अगर हमारी आई, क्लियर, यहां तक समझ आ गया? तो अगर हमारी आई ऑलरेडी इस टाइप की है कि बड़े आराम से रेज आ रही हैं और हमें नॉर्मल विजन दिखाई दे रहा है, तो हमें स्पेक्स की और किसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हमारी आई इमेज आगे या पीछे बना रही है तो हमें स्पेक्स की ज़रूरत होती है। किस तरह के स्पेक्स की? ऐसे वाले केस में हमें कोई स्पेक्स की ज़रूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंड करना। लेकिन आप सपोज करो कि हमारे पास रे ऐसे आई और इमेज यहाँ बन रही है, अब तो काम खराब हो गया, प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा। हम क्या चाहते हैं कि इमेज कहाँ पे बने? यहाँ बने। तो हम एक लेंस यूज़ करेंगे। आप इमेजिन करो कैसा वाला लेंस यूज़ करेंगे? हम ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जिससे रेस डाइवर्ज हो जाएं। एक्चुअली हमारी रेस ज़्यादा कन्वर्ज हो गई हैं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कन्वर्ज हो गई हैं। हम क्या चाहते हैं? थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएं। जब हल्की सी डाइवर्ज होंगी तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ। उसके लिए हम कौन सा वाला लेंस यूज़ करेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हटा देते हैं और हम उसकी जगह यूज़ करेंगे बेटा कौन सा वाला? कनकेव लेंस। अभी क्या होगा? इस पे रेस फॉल होंगी, ये ऑलरेडी थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, देखो थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। और ये लेंस क्या करता था? ये लेंस ओवर कन्वर्ज कर रहा था, ओवर मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा था। अब क्या होगा? ये थोड़ा कन्वर्ज करेगा और हम इमेज यहाँ पे बना पाएंगे। इसका मतलब अगर हमारी इमेज आगे बन रही थी तो हमें कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ेगा? कनकेव लेंस। और ऐसे वाले केस में कोई बोलेगा तुमने स्पेक्स कौन सी पावर के यूज़ करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव पावर के यूज़ करें, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये केस आपको समझ आ गया। मैं हर बार रब करके हटा दे रहा हूँ, आपने क्या करना है? इसको अपनी कॉपी पे अलग अलग डायग्राम बनाते रहना, ध्यान रखो। अगर सपोज करो कि हमारा जो ये लेंस है ये उतना ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, ये कम कन्वर्ज कर रहा है, तो रे कहाँ पे मीट करेगी? रे यहाँ मीट करेगी। इसका मतलब हमारे लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है? कम हो गई है। ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा लेंस यूज़ करेंगे जो हमारी रेस को ज़्यादा कन्वर्ज कर दे। तो हमने क्या करा है? कन्वेक्स लेंस एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया। ये क्या करेगा? थोड़ा कन्वर्ज कर देगा, थोड़ा कन्वर्ज हमारा लेंस कर देगा और हमारा काम हो जाएगा और यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ऐसे वाले केस में जो हम स्पेक्स यूज़ करेंगे वो कौन से होंगे? वो पॉजिटिव पावर के लेंसेज होंगे। बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। दिस वॉज अबाउट अगर हमारी आंख में एरर है तो। अभी जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं उन इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। उन इंस्ट्रूमेंट के केस में हम आई का डिफेक्ट और एरर नहीं पढ़ते, हम क्या मान के चलते हैं कि हमारी आई बिल्कुल हेल्दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? दोबारा आई को अंडरस्टैंड करते हैं। ये रिफ्रैक्टिंग लिक्विड है, ये आई का लेंस है, ये मसल्स हैं। बहुत प्रॉपर ब्रॉड लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, मैक्रो लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमें माइक्रो समझने की ज़रूरत नहीं, वो बायोलॉजी वाले समझते हैं। तो हम लोग ये मसल्स हैं और ये मसल्स हैं जो हमारे लेंस को क्या करेंगे? कर्वेचर को बदलेंगे, और कर्वेचर बदलेगा तो उसका फोकल लेंथ बदलेगा, फोकल लेंथ बदलेगा तो अकॉर्डिंगली इमेज हमारे पीछे बन सकती है। अब तुम इमेज करो कितना टेक्निकल पॉइंट है। आप सोचो कि जब लेंस यहाँ पे रेज यहाँ पे आ रही है, बेटा ध्यान से समझना, रेज यहाँ से आ रही हैं तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। इमेज दिखेगी? यस, प्रॉपर दिखाई देगी, शार्प, ब्राइट, बिल्कुल साफ साफ। हमारी सेम आई है। अभी हम क्या कर रहे थे? हम दूर की चीज़ों को देख रहे थे, इमेज यहाँ बन रही थी। अब हमने क्या करा? अब हमने एक काम करा कि हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ उतने की उतनी रहती जितनी पहले थी तो दिक्कत हो जाता। दिक्कत क्या आता कि जब हम रे को यहाँ रखेंगे तो रेज ऐसे आएंगी, सोचो, रे ऐसे आएंगी। जब फर्स्ट केस में जब रेस पैरेलल आ रही थी तो ये लेंस क्या कर रहा था? कन्वर्ज करके यहाँ इमेज बना दे रहा था। लेकिन रेज अगर ऑलरेडी ऐसी आएंगी, रे कैसी आ रही हैं? डाइवर्स्ड आ रही हैं। अगर रे ऑलरेडी डाइवर्स्ड आ रही हैं तो अगर हमारे लेंस की फोकल लेंथ पहले के जितने होती तो ये कहाँ पे करता? ये यहाँ कन्वर्ज करता। उसका कारण ये था कि जब बिल्कुल पैरेलल रे आ रही थी तब कन्वर्ज करना ईजी था, तो पैरेलल रेज को इस लेंस ने यहाँ तक कन्वर्ज करा था। ये ऑलरेडी अगर डाइवर्स्ड रे आएंगी तो यहाँ कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, कहाँ करेगा? आगे कन्वर्ज करेगा। बट सच क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है। हम अपनी आँख के सामने एक ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर रखते हैं तब भी दिखता है, मतलब इमेज कहाँ बनती है? यहाँ। हम ऑब्जेक्ट को पास में रखते हैं
तब भी दिखता है बेटा इमेज कहाँ बनती है, यहाँ। ऑब्जेक्ट को और पास रखते हैं तब भी इमेज यहाँ पे बनती है। इसका मतलब हर केस में यहाँ इमेज बनने का कारण ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल रहा है और इमेज डिस्टेंस बदल नहीं रहा। अंडरस्टैंड करो, ये लेंस है और इमेज कहाँ बननी है हर बार, एवरी टाइम इमेज हैज़ टू बी फॉर्म्ड ऑन दी रेटिना टू व्यू प्रॉपरली। ब्राइट इमेज अगर हमने देखनी है तो इमेज हर बार कहाँ पे बननी चाहिए, रेटिना पे। इसका मतलब लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस बदल नहीं रहा, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तब भी इमेज यहाँ बन रही, यहाँ रखेंगे तब भी यहाँ बन रही। इसका मतलब क्या बदल रहा होगा, हम लोग कह सकते हैं यू चेंजेस वी रिमेन सेम। इसका मतलब क्या समझते हो आप, हमारे पास फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। आप अंडरस्टैंड करो, ये सेम है, ये चेंज हो रहा है, तो ये सेम होना चाहिए कि चेंज होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट हो जाता और ये कांस्टेंट है ऑलरेडी हमें दिख रहा है, तो ये भी कांस्टेंट आएगा, जबकि u बदल रहा है। इसका मतलब ये सही कब होगा, जब फोकल लेंथ कैसी होगी, फोकल लेंथ मस्ट चेंज। ऐसे वाले केस में f मस्ट चेंज, मतलब इस पर्टिकुलर केस में हमारे लेंस की फोकल लेंथ को लगातार बदलना चाहिए। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कहीं और रखते हैं तो इसकी फोकल लेंथ बदलती है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता था 1/f = μ2/μ1 - 1, जहाँ पे μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका, और μ1 किसका होता था, सराउंडिंग का। वो अलग बात है कि यहाँ और यहाँ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हल्का सा वेरिएशन है, लेकिन फिर भी अगर हम सेम मानते तो हम उस केस में ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, 1/r1 - 1/r2। अल्टीमेटली हमने किसको देखना है, हमने देखना है कि ये तो नहीं बदल रहा है, ये तो सेम है, ये जो भी कॉम्बिनेशन है सेम है, बट ये बदल रहा है। R1 एंड R2 जो है ना, मतलब जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज नॉट बिकमिंग सेम। वो कैसा हो रहा है, वो बदल रहा है। पहले कुछ और रेडियस ऑफ कर्वेचर था, बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो जाएगा, वो कुछ और हो जाएगा। तो अगर टाइम के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल रहा है तो हम कह सकते हैं फोकल लेंथ बदल रही है। तो क्लियर है, इस केस में फोकल लेंथ बदलनी चाहिए, वो तभी बदलेगी जब इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर टाइम के साथ बदलेगा। तो ये मसल्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जाता है तो इसकी फोकल लेंथ बदल जाती है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, हर बार इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये नेचुरल लेंस में हो सकता है, आर्टिफिशियल लेंस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस। इसमें क्या होता है, इसमें एक लेंस होता है और हम चीजों को बड़ा करके देखते हैं। एक लेंस होता है और हम उसको ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं। तो मैं आपको पहले कुछ कहानी सुनाता हूं। कहानी ये है कि सपोज करो हमारे पास ये आई है, दिस इज आई, ऐसे मानो ये आई है, और ये हम एक रेफरेंस लाइन प्लॉट कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, कुछ भी मान लो, रेफरेंस लाइन प्लॉट कर दिया। हमारी आई में एक पावर होती है, अभी मैं डिस्कस कर रहा था। नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज ऑन रेटिना। अभी ये बात कर रहे थे हम लोग, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। इमेज कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर। ऐसा हमने अभी बात करा। परफेक्ट हो गया, गुड। उसका सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 10 मीटर, इमेज ऑन रेटिना। ये कैसे हो गया, ये हो गया क्योंकि हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ बदल रही है। चलो थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऐसे कुछ मान लेते हैं रफली 30 सेंटीमीटर, इमेज ऑन रेटिना। फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 29 सेंटीमीटर, इमेज बिहाइंड रेटिना। अंडरस्टैंड करना बेटा, हमने क्या करा, पहले ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा था, इनफाइनाइट पे, इमेज कहां बन रही थी, रेटिना पे। चलो अच्छा है, हमें समझ में आता है। ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 10 मीटर, अभी भी इमेज कहां बन रही, रेटिना पे, अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, अब भी कहां पे बन रही, रेटिना पे। ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 29 सेंटीमीटर, इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड रेटिना, मतलब रेटिना के पीछे बन रही है। क्यों, क्योंकि हमारा लेंस अब इससे ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकता, वो मना कर देगा, भाई बस हो गया, अब नहीं चलेगा।
क्योंकि तुम अगर ऑब्जेक्ट को आगे लेते जाओगे, अगर तुम बहुत ज़्यादा आगे लाओगे तो रेस बहुत ज़्यादा डाइवर्स्ड होंगी, इतनी ज़्यादा डाइवर्स्ड होंगी कि वो यहाँ तक कन्वर्ज नहीं हो पाएंगी और वो कहाँ चले जाएंगी, पीछे चली जाएंगी। इसका मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये कुछ नहीं है, ये कुछ है। 30 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है कि यहां तक ऑब्जेक्ट हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इससे आगे रखोगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब व्हाट इज 30 सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर इज क्रिटिकल डिस्टेंस। 30 सेंटीमीटर इज क्रिटिकल डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अभी ये डिस्टिंक्ट विजन का क्या मतलब होता है? अगर हम ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर तक रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देगा, क्लियर। ये डिस्टिंक्ट विजन दे रहा है 30 सेंटीमीटर। अगर 30 सेंटीमीटर से आगे रखेंगे तो डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर दिखाई नहीं देगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर हम लोग इसको देखने की ट्राई करें तो हम ऐसे कुछ देख सकते हैं कि ये हमारी आई है, ये आई है, और आप मान के चलो कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा है। कितना डिस्टेंस है? 30 सेंटीमीटर। तो क्या होगा कि इसमें से रे जाएगी, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में रे जाएगी, एक ऐसे रे भी जाएगी और ये अलग अलग रे जाएंगी, ऐसे कुछ जाएंगी। और इमेज कहाँ बनेगी? इमेज इज क्लियर ऑन रेटिना। मतलब यहां तक इमेज कैसे दिखाई दे रही? क्लियर दिखाई दे रही ऑन रेटिना। अंडरस्टैंड करना। इसका मतलब ये क्या बन गया? ये हमारे माइक्रोस्कोप का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बन गया। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम कैपिटल डी से जानते हैं और इसको हमने क्या लिख दिया? 30 सेंटीमीटर। ये जो लीस्ट डिस्टेंस है इस हर इंसान के लिए सेम नहीं होता। अर्ली एज में ये कई बार 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है ये वाला डिस्टेंस कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम। अभी ये 30 सेंटीमीटर है, बाद में ये 30 सेंटीमीटर, अलग अलग एज में ये डिस्टेंस अलग अलग होने वाली है। तो कभी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कोई कंडीशन पूछी जाएगी तो लीस्ट डिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी। दैट इज नॉट ऑलवेज 30 सेंटीमीटर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज 25 सेंटीमीटर और इवन 20 सेंटीमीटर डिपेंडिंग। हमें अभी अभी क्या समझ आया? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, हमें यह समझ में आ गया। अब किसी ने बोला कि सर एक काम करो, ये हमारे पास आई लेंस, हम लोगों ने बोला ठीक है जी, ये आंख बना दी हम लोगों ने सुंदर सी, चलो अच्छा है। अब हमने वो प्रीवियस केस लिया, सेम केस, और हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां, कितना दूर? 10 सेंटीमीटर दूर। और किसी ने बोला अब इसको देखो, तो काम हो गया खराब। हमारी आंख ने देखने से मना कर दिया। आंख ने क्या बोला? भाई हमारी जो एकोमोडेट करने की कैपेसिटी है वो 30 सेंटीमीटर तक है, पर तुम तो इसको आगे ले आए। अगर तुम 10 सेंटीमीटर दूर ले आए, हमारी आंख ने देखना ही नहीं, उसने मना कर देना है। अब हम क्या करें? हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहीं रखा रहने दो, रखा है, हम एक लेंस ले आएं और लेंस हम यहां रख दें, और लेंस हम इस तरह से रखें कि जब आंख के ऊपर रे पहुंचे तो आंख को क्या लगना चाहिए? यहां से आ रही है रे के पीछे से आ रही है? आंसर आएगा पीछे से आ रही है। कारण हमारी आंख 30 सेंटीमीटर से आगे की चीज़ों को देख नहीं सकती। सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक लेंस रख देंगे जिसका नाम होगा मैग्नीफाइंग ग्लास। वो बेसिकली कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। अगर हम कन्वेक्स लेंस यहाँ रख दें और इसकी इमेज यहाँ ना बन के 30 सेंटीमीटर पे बने, कितना दूर? 30 पे, तो हमारी आंख को क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो अच्छा हो जाएगा, मतलब हमने ऑब्जेक्ट पास में भी रखा है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं भी दे रहा है। तो ऐसे वाले केस में हम यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको समझने से पहले हम एक टॉपिक समझते हैं जिसका नाम होता है एंगल ऑफ विजन। अब ये एंगल ऑफ विजन क्या चीज है? तो मैं एंगल ऑफ विजन का मतलब समझाता हूं। मान लो हमारी आई है, दिस इज आई बॉल, ये आई है, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ए बी। हम चाहते हैं कि इसको बड़ा देखें, मतलब हम हमारी आंख, मतलब सी, हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। वर्ड पहले समझना, वर्ड नाम क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज नॉट यूज्ड जनरली टू ऑब्जर्व बिग बॉडीज, बट इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व छोटी छोटी सी बॉडी। मतलब हम बहुत छोटी सी बॉडी को देखने वाले हैं, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। सो सिंपल माइक्रोस्कोप से हमने बहुत छोटी सी बॉडी को देखना है। तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ये मान के चलो बड़ा नहीं है, छोटा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है। तो पहले ये ऑब्जेक्ट दूर रखा था, यहां रखा था, हमने अपनी आंख से देखा तो छोटा सा दिखाई दिया, तो हमने क्या करा? उस ऑब्जेक्ट को आगे ले आए। पहले यहां रखा था, यहां से उठाया, हम यहां ले गए, चलो हमने यहां रख दिया। ऑब्जेक्ट अभी भी हमें ज्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है,
हम लोगों ने सोचा और आगे ले जाते हैं, हमने इसको उठाया, हम और आगे ले गए, हम और आगे ले गए। हम कब तक आगे ले जा सकते हैं? हम तब तक आगे ले जा सकते हैं जब तक ये दिखाई देगा। कब तक दिखाई देगा बेटा? ये दिखाई देगा d डिस्टेंस तक। अगर ये डिस्टेंस d होगी तो हम इससे ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते। आप समझ रहे हैं? इससे ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते। और हमारी आंख पे कितना एंगल बनेगा? हमारी आई पे बनेगा एंगल समथिंग अल्फा। अल्फा इज द मैक्सिमम और बिगेस्ट, है ना, बिगेस्ट एंगल। अल्फा इज मैक्सिमम और बिगेस्ट एंगल ऑन आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट। मतलब बेटा क्या हुआ? बिना इंस्ट्रूमेंट यूज करे हुए हमारी आंख पे ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल बन रहा है? विदाउट इंस्ट्रूमेंट अल्फा बन रहा है। वो अल्फा सबसे बड़ा एंगल होगा, इससे बड़ा नहीं बन सकता। इससे बड़ा कब बनेगा? जब हम इसको उठा के आगे रखेंगे। अगर तुम इसको आगे रखोगे, देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा बेटा, अगर हम इस वाली चीज़ को उठा के आगे रख दें, ये रख दिया, तो अब की बारी एंगल कितना बनेगा? अब तुम इसके टॉप को ज्वाइन कराओ। अगर तुम इसको टॉप को ज्वाइन कराओगे तो एंगल अब की बारी कैसा बनेगा? छोटा या बड़ा? बड़ा बनेगा। लेकिन बड़ा बनने का फायदा नहीं, क्योंकि ये हमें दिखाई देगा कि दिखाई नहीं देगा? सच बात है, हमें दिखाई नहीं देगा, तो बड़ा एंगल का फायदा नहीं है। ये सबसे बड़ा एंगल है जब तक हम इसको देख पाएंगे। क्लियर है? सो अल्फा इज एंगल ऑफ विजन, जो बिगेस्ट एंगल बन रहा है। अगर इस डायग्राम से देखें तो हमें दिख रहा है tan अल्फा इक्वल टू AB अपॉन D। बट आपको सच बताऊं तो जो tan अल्फा होगा ना, उसको हम अल्फा लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? दोबारा माइक्रोस्कोप की। ये बड़ा होगा कि छोटा होगा? काफ़ी छोटा होगा, तो ये बहुत स्मॉल होगा। तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास मिल गया, अल्फा मिल गया हमारे पास AB अपॉन D। अगला सवाल ये आता है कि हम अल्फा क्यों निकाल रहे हैं। तो अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कोई चीज़ जो हमें बड़ी दिखती है, डज नॉट मीन कि वो बड़ी होती है। बहुत बारी तुम्हें एक कार बहुत छोटी दिखाई देगी, जबकि एक पेन बहुत बड़ा दिखाई देगा। डिपेंड करेगा, क्योंकि पेन तुम्हारे बहुत पास है, तो तुम्हारी आंख के ऊपर उसका एंगल बहुत बड़ा बन रहा है। कार बहुत छोटी दिख रही है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दूर है, इतनी ज़्यादा दूर है कि उसका एंगल तुम्हारी आंख पे बहुत छोटा बन रहा है। तुम अंदाज़ा लगा लेते हो कि वो कार है, इसलिए तुम सोचते हो वो बड़ी होगी, बट सच में वो हमें कैसे दिखाई दे रही है? पॉइंट फॉर्म में दिख रही है। सो जितना बड़ा ये एंगल बनेगा, चीज़ें उतनी बड़ी दिखाई देंगी। अंडरस्टैंड करना, चीज़ों का बड़ा होना एक बात है और दिखाई देना दूसरी बात है। बड़ा होना मीन्स जितना बड़ा होगा वो एक्चुअली उतना बड़ा है, बट कितना बड़ा दिखाई देगा विल डिपेंड अपॉन दिस एंगल। ये समझाने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दोबारा से हम इस डायग्राम की बात करते हैं। मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूं कि एंगल का मतलब क्या है। आप इमेजिन करो कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रेटिना है। हमारा ब्रेन इसके साथ नर्व्स के थ्रू पूरे ये यहां देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा बंच ऑफ, ऐसे मान सकते हैं जैसे कंप्यूटर में वायर होते हैं ना, ऐसे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे सेंसर लगे हैं। उन सेंसर से बंच बन गया और ये बंच जा रहा है ब्रेन में। ये ब्रेन है हमारा, जहाँ पे ये सारे के सारे सिग्नल भेज रहा है। इस रेटिना पे जितनी ज़्यादा जगह में इमेज बनेगी, ब्रेन को उतनी बड़ी इमेज दिखाई देगी, क्योंकि सेंसर यहाँ से सब जगह से इमेज भेजेगा। तो इस रेटिना के ऊपर जितनी छोटी इमेज बनेगी, ब्रेन को क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट उतना छोटा है। और जितनी बड़ी इमेज बनेगी, ब्रेन को क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट उतना बड़ा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का बड़ा होना या छोटा होना किस बात पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट बड़ा है कि छोटा है, वो तो ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करेगा। बट बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा रेटिना के ऊपर कितनी जगह में इमेज फॉर्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2-3 केस समझाता हूँ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, लेट अस मेक दिस स्ट्रेट। ये एक हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये इतना बड़ा, इससे एक रे तो जाएगी सीधे, ये जा रही है, और एक रे जाएगी ऐसे। आई थिंक आपको समझ आया। जितना एंगल ये होगा, लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। और फिर ये रे कैसे मीट करेगी? ऐसे मीट करेगी। अंडरस्टैंड करना, टॉप पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी। ये मिडिल पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी? मिडिल पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी। मतलब अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ कि जो मिडिल पॉइंट की इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो कहीं यहाँ बनेगी। बॉटम पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी? बॉटम पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है? इतनी जगह। और ये ज़्यादा होगा कि कम होगा किस पे डिपेंड करेगा? ये थीटा पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब साइज ऑफ इमेज
यहाँ नहीं लिखते हम लोग, वहीं पे लिखते हैं जहाँ मैं आपको दिखा रहा था। मतलब हम कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज ऑन रेटिना depends upon एंगल अल्फा। अल्फा जितना बड़ा होगा रेटिना पे उतनी ज़्यादा जगह में इमेज बनेगी, और जितनी ज़्यादा जगह में इमेज बनेगी हमारा ब्रेन क्या रीड करेगा, इमेज उतनी बड़ी है। बेटा आपको समझ आ गया? सो इसका मतलब हुआ कि अगर हमने चीज़ों को बड़ा देखना है, बहुत बड़ा देखना है, ऑलरेडी वो बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो भाई गड़बड़ हो गया, हम लोगों ने ये बढ़ाने की कोशिश करी, अब तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि डी से आगे रख नहीं सकते। तो हमने दिमाग लगाया कि अगर हम इसको आगे रख दें, जैसे हमने आगे रखा, दिख रहा है तुम्हें साफ साफ, अब ये ऐसे जाएगा। अल्फ़ा सेम है कि अल्फ़ा बढ़ गया? अल्फ़ा बढ़ गया। सो अब हम लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग, और हम क्या करते हैं कि नाउ वी वांट टू इंक्रीज एंगल। अब एंगल कैसे बढ़ाएंगे हम? तो एंगल बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास आई बॉल था, मतलब आई लेंस था, और ये कुछ दिस इज आई, एंड आप इमेजिन करो कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ रखा हुआ था, देखो इधर रखा था इस वाले पॉइंट पे, और इस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे थे, डी बोल रहे थे। हम लोगों ने क्या करा, ऑब्जेक्ट को आगे रख दिया। जब हम ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे साइज तो नहीं बदलेगा ना बेटा, साइज तो सेम रहेगा। हाँ साइज तो सेम है, हम लोगों ने यहाँ रख दिया, सेम ऑब्जेक्ट है वही जो पहले रखा हुआ था, लेकिन अब हमने आगे रख दिया। लेकिन आगे रखने से दिखाई नहीं देना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लेंस ले आते हैं और हम लेंस को यहाँ रखते हैं, ये ऐसे रख दिया, कीपिंग इन माइंड कि इस वाले लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो। अगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो इस डिस्टेंस को अगर हम ए बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, सही है। तो जो ए सी होगा ना, ए सी वो फोकल लेंथ से छोटा होना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस के फोकल लेंथ से छोटा होता है तो इसका फोकस कहीं यहाँ पे होगा, और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस से आगे होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल। मैं दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी और हमारी आँख के ऊपर सीधी फॉल होगी ऐसे। इस एंगल को बोलेंगे हम वो वाला एंगल जो हमारी आँख पे बन रहा है, क्योंकि जो हम लेंस यूज़ करते हैं ना वो आँख से दूर नहीं होता। मैं तो यहाँ दिखा रहा हूँ कि गैप है। एक्चुअली व्हेन एवर वी यूज़ एनी लेंस इट इज़ वेरी क्लोज टू आई। इसका मतलब इस वाले लेंस पे जितना एंगल बनेगा आँख के ऊपर भी उतना एंगल बनेगा, मान के चलो। और इस वाले एंगल को हम क्या बोल रहे होते हैं, हम इसको बीटा बोलते हैं। अल्फा कब बन रहा था, जब ये यहाँ पे था, लेकिन अब हमने इसको आगे कर दिया तो आँख पे कितना एंगल बन रहा है, बीटा बन रहा है। अब होगा क्या, जो रे ऐसे जा रही थी वो ऐसे जाएगी, कन्वर्ज नहीं करेगी, ज़्यादा कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस से आगे है। अगर ऐसा केस होगा तो फिर अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो कम कन्वर्ज कर रही है ना, लाइक इट इज़ कन्वर्जिंग लाइक दिस, तो ये आगे तो मीट नहीं करेगी। अगर आगे नहीं मीट करेगी तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे और पीछे बढ़ाएंगे, और ये मान लो यहाँ बन जाएगी। सपोज करो यहाँ बन गई, ये कहाँ बन गई, दोबारा डी डिस्टेंस पे बन गई, देखो डी पे बन गई। तो सच में ऑब्जेक्ट कौन सा है, सच में ऑब्जेक्ट इज दिस, एंगल इज इंप्रूव्ड। एंगल कैसा हो गया, बड़ा हो गया। बट आंख को जो दिखाई देगा वो ये दिखेगा कि ये दिखेगा। आंख को तो इमेज दिखती है, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना दिखेगा। ऑब्जेक्ट तो इसको दिख रहा है, और इसमें से जो रे पास करेगी वो आंख को क्या लगेगा, रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो अल्टीमेटली एंगल बड़ा हो गया ना, देखो एंगल तो बड़ा हो गया। ये रे तो सीधी होती है ना, सीधे जा रही है। इसका मतलब सच में हमें आंख को क्या दिख, इसको बोलेंगे हम ए डैश और बी डैश। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, आई ऑब्जर्व्स क्या, ए डैश बी डैश। आई क्या ऑब्जर्व कर रही है बेटा, ए डैश बी डैश। एंड एंगल कितना ऑब्जर्व कर रही है, एंड एंगल बीटा। सो आई ऑब्जर्व्स ए डैश बी डैश, और एंगल कितना दिखता है उसको, बीटा दिखता है। और बीटा पहले से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आपकी आंख को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट सेम साइज का दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, आंसर आएगा बड़ा दिख रहा है। ये बहुत अच्छी बात हो गई। तो ऐसे वाले केस में हम लोग बात करेंगे कि अब जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे टेन बीटा। टेन बीटा क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम ए डैश बी डैश अपॉन डी लिख सकते हो,
या ए डैश बी डैश नहीं लिखना तुम ए बी लिख सकते हो, ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हो। मैं दूसरा वाला प्रेफर करूंगा, तो यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन ए सी। परफेक्ट हो गया आई थिंक, ए बी अपॉन ए सी। और इसको हम बीटा भी बोल सकते हैं, कारण है एंगल छोटा होगा। नो डाउट एंगल बड़ा हो गया, लेकिन अब भी वो छोटा होगा, बिकॉज हम बहुत छोटी सी चीज़ों को देखने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं इसको। बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने ये पूछना है कि भाई तुमने चीज़ों को कितने बड़ा दिखाया। तो इसने बोला मैंने चीज़ों को 10 गुना बड़ा दिखाया, मतलब लेंस के रखने से चीज़ें अब हमें 10 गुना बड़ी दिख रही हैं। बड़ी हो गई हैं कि दिख रही हैं? तो आंसर आता दिख रही हैं। दिखना साइज पे डिपेंड करता है कि एंगल पे डिपेंड करता है? एंगल पे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लेंस ने हमारे ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स बड़ा दिखाया, इसका मतलब अब की बारी जो एंगल बन रहा है और पिछली बार जो एंगल बन रहा था बिना लेंस के, उन दोनों में 10 का रेशियो होगा। तो हम इसको एक टर्म से जानते हैं, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। अंडरस्टैंड करना, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस भी बोल सकते हैं, या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं, या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम, या मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। क्या लाइन लिखेंगे? कोई बोले इसमें एक लाइन लिखो, तो आप बोलोगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट with help of instrument and without help of instrument. Magnifying power is the ratio of angle subtended on eye with instrument and without instrument. अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये आ रहा है ए बी अपॉन ए सी के बराबर, और अगर अल्फा की बात करेंगे तो आएगा ए बी अपॉन डी के बराबर, और यहाँ से रिलेशन आएगा डी अपॉन ए सी। एक बात ध्यान दो, अगर हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करें तो ए बी को क्या बोलेंगे? यू। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे रखा हुआ है लेंस के सामने। लेकिन अगर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो फिर हमें साइन यहाँ भी यूज करना पड़ेगा, यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि फिर हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा क्या आएगा? दिस अपॉन दिस। और डी कैसा आएगा? डी को हमें फिर क्या बोलना पड़ेगा बेटा? हमें माइनस बोलना पड़ेगा। माइनस कब बोलेंगे? हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। क्योंकि रेशो है तो साइन कट जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम सच में यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी यूज करेंगे, फिर क्या वैल्यू आएगी? दिस वुड बी देन बीटा, बेसिकली इट वाज माइनस टाइम्स, अभी पीछे हमने लिखा, फिर ये माइनस आ जाएगा, और जो हम ए सी को लिखेंगे ना तो ए सी आएगा माइनस यू। माइनस यू क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके सामने। एक बात ध्यान दो, अब अगर हम इसमें साइन यूज कर चुके हैं तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अब हम दोबारा इसको साइन को यूज नहीं करने वाले, और यहाँ पे रिलेशन आएगा डी अपॉन U. This is the magnifying power of our lens. Magnifying power of our lens. और इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस केस में हम इसको U मान के चल रहे हैं। बट इसमें मैंने ये डिस्कशन, ध्यान रखना बेटा, इसमें हम U मान के चल रहे हैं। बट इस केस में मैंने बिल्कुल नहीं माना कि फाइनल इमेज D पे बन रही है, D के बाहर बन रही है। मतलब इन ऑल केसेस इफ फाइनल इमेज फॉर्म्स एट डिस्टेंस d, तो भी हमारी आंख को दिखाई देगा। d से दूर बन रहा होगा तब भी हमारी आंख को दिखाई देगा। इवन इनफाइनाइट पे इमेज बन रही होगी तो भी हमारी आंख को दिखाई देगी, क्योंकि हमारी आंख को इससे मतलब नहीं कि इमेज कहाँ बन रही है, हमारी आंख को किससे मतलब है? एंगल से। और एंगल बड़ा हो गया, रेटिना पे बड़े आराम से रेज जा रही होंगी। बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करो, इस डिस्टेंस को हम u बोल रहे हैं। ये इमेज कहाँ बन रही है पता नहीं, बस एक चीज की कंडीशन है, a डैश b डैश d डिस्टेंस से आगे नहीं बनना चाहिए। अगर a डैश b डैश d डिस्टेंस से आगे बनेगा तो हमारी आंख उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब नोट क्या है? यहाँ पे ये फॉर्मूला जो सामने लिखा है वो हर केस में एप्लीकेबल है। हम लोग कह सकते हैं अबव रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर इमेज डिस्टेंस मोर देन इक्वल टू डी। बेटा समझो, ये फॉर्मूला कब तक एप्लीकेबल है? जब जो इमेज का डिस्टेंस है वो डी के बराबर हो या डी से ज्यादा हो। गलती से अगर वो डी से कम हो गया तो फायदा नहीं कोई। क्यों नहीं फायदा? क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर तो हमने निकाल ली, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमें दिखाई देगा नहीं, क्योंकि वो तो लीस्ट डिस्टेंस से आगे आ गया। सो अबव रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर इमेज डिस्टेंस मोर देन इक्वल टू डी। हम इसमें केसेस लिख सकते हैं। केसेस क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं केस 1,
केस 1, और वो क्या होगा, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। ये भी हो सकता है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पे। अंडरस्टैंड करो बेटा, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो ये कहाँ पे होगा, ये फिर फोकस पे होगा। यस नो, वी कैन मेक इवन डायग्राम, हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम कैसा होगा, ये हमारे पास आई, दिस इज आई, मान लो ऑब्जेक्ट ए बी, ए रहा ए बी, और सपोज करो ये फोकस के बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे आएगी, आपको याद होगा। और सॉरी, हम यहाँ पे लेंस यूज़ करने वाले थे, है ना, तो वील हैव दिस लेंस, ये हमारे पास लेंस होगा, ये लेंस है। एक रे सीधे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी, और फिर वो कैसे हो जाएगी बेटा, वो ऐसे हो जाएगी, आपस में पैरेलल होंगी। क्यों, क्योंकि ये फोकस पे रखा हुआ है। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, ये पीछे से आती फील होंगी रे, ऐसे कुछ। आप सोचो कहाँ से आ रही हैं। अगर हम और भी रे डालें, मान लो मैंने इसकी एक रे इधर भी डाल दी, इधर, तो ये भी कहाँ से आती फील होंगी, इस सारी की सारी कहाँ से आती फील होगी, दूर से। दूर का मतलब क्या हुआ, इमेज एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। बट मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैग्नीफाइंग पावर में इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, हमें किससे मतलब है, हमें इस एंगल से मतलब है। ये आ गया। और ऐसे केस में जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, D/F। ऐसा क्यों आया, क्योंकि जो U था ना, वो U क्या हो गया आपकी बारी, F हो गया। तो केस 1, सी दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, मैंने क्या बोला, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इमेज डिस्टेंसेस मोर देन इक्वल टू D। सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। तो अगर इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट पे होगी तब ये फॉर्मूला कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वी कैन हैव सेकंड केस, और सेकंड केस क्या हो सकता है, वी कैन हैव केस 2, और केस 2 ये है कि फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब इन शॉर्ट क्या, इन शॉर्ट ये कि जो इमेज होगा वो कहाँ पे बन रही है, वो डी पे बन रही है। और इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस वाले डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, डी पे बन रही है। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला कौन सा है, हमारा बेसिक फॉर्मूला ये है। अब हमने इसमें वैल्यू डालनी है, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ इज इक्वल टू F। सिंपल है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या मानेंगे हम, -U। माइनस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सोचो, ऑब्जेक्ट है इसके सामने आगे यहाँ पे, और इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे। इसको हम क्या बोलेंगे, -D। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ को तो F बोल दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -U होगा, और इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू -D। क्लियर हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F। यहाँ से वैल्यू डालेंगे -1/D -1/-U इज इक्वल टू 1/F। नाउ वी हैव 1/U इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/F। मैग्नीफाइंग पावर क्या थी बेटा, मैग्नीफाइंग पावर का बेसिक फॉर्मूला वॉज D/U। इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्या, D/U इज इक्वल टू, D से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, 1 प्लस D/F। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। बट ध्यान रखना 3 फॉर्मूले बताए मैंने। इट इज जनरल फॉर्मूला मतलब इमेज कहीं बन रही हो, लेकिन कंडीशन क्या है, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, इनफाइनाइट पे। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, फाइनल इमेज कहां पे बननी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब जितने पॉसिबल केसेस होंगे वो हम लोगों ने सारे के सारे कर लिए। परफेक्ट। सो आज का टॉपिक था अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर वो भी समझ आ जाएगा। टेलीस्कोप वाला पार्ट बहुत आसान है, तो ये बहुत इजीली आपको सारा चैप्टर समझ में आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखो। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।